हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप सब कुछ ट्रैक पर है, और अगर नहीं भी है तो जैसा मैंने पहले कहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप और हम मिलकर आपकी गाड़ी को ट्रैक पर लेकर आ जाएंगे। क्या करने की आपको ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है मेहनत करने की, अपने टारगेट को ध्यान में रखने की, अपने टारगेट को दिमाग में रखने की। याद रखिए, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। कर्म के बिना नसीब फल थोड़ खाया नहीं जा सकता। इसका मतलब कि अगर आपके किस्मत में भी कोई चीज़ है तो वो आपको तभी मिलेगी जब आप कर्म करेंगे। तो कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। काबिल बनिए, सफल आप अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम लोग कुछ बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ, ये जेई चैलेंजर सीरीज, जिसमें हम लोग लेकर आते हैं जेई एडवांस और उसके ऊपर के लेवल के कुछ क्वेश्चंस। ये सीरीज प्रिपेयर की गई है खास उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट की लर्निंग और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसको हमें एक प्लेन थियोरी वीडियो की तरह नहीं देखना है, नहीं तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार आप उसे रिवाइज कर लीजिए, तभी ये सेशन ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ज़्यादा लर्निंग देने वाला रहेगा। ठीक है, किस तरह से इस सेशन को, किस तरह से इस लेक्चर को, किस तरह से इस वीडियो को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर प्ले करना है, देखना है मैंने किस तरह से सॉल्व किया, आपने किस तरह से सॉल्व किया, क्या मेथड्स यूज़ किए, किस तरह से कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो देखो, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मीन वैल्यू थ्योरम्स एंड मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग ग्राफ्स। इन कॉन्सेप्ट के अराउंड आज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वन कॉर्नर ऑफ अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ विड्थ 1 यूनिट इज फोल्डेड ओवर सो एज टू रीच द अपोजिट एज ऑफ द शीट। ठीक है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ क्रीज। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, मैं हल्का फुल्का समझा देता हूँ एक बार ताकि आप लोग प्रोसीड कर सकें। एक रेक्टेंगुलर शीट थी, मान लेते हैं ये है वो रेक्टेंगुलर शीट। इसकी विड्थ कितनी दी हुई है? 1 यूनिट। इसको क्या किया गया, किसी एक कॉर्नर को उठाकर फोल्ड कर दिया गया। अब फोल्ड करने के बाद क्या होगा, देखो अगर इस कॉर्नर को उठा के मैं फोल्ड कर दूं, और फोल्ड किस तरह से किया गया है कि ये जो कॉर्नर है ना, ये अपोजिट एज पर पहुंच जाता है। यहां से इसको इस तरह से फोल्ड किया गया। मान लो मैं यहां से इसकी क्रीज पकड़ता हूं और इसको फोल्ड कर देता हूं, तो फोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है? देखो फोल्डेड शीट बताता हूं मैं, फोल्डेड पेपर कैसा लगेगा। फोल्डेड पेपर कुछ ऐसा लगेगा, ये कि इस पेपर के इस कॉर्नर को पकड़ के हमने मोड़ दिया। जब इस तरह से मोड़ेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये वाला कॉर्नर उठाया, इसको उस जगह ले गए, तो ये हो गई मुड़ी हुई स्थिति में पोजीशन, और ये हमें दिखने वाला है। ये इस तरह से पहले पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन है। तो हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो क्रिज है ना, ये क्रिज, ये मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस क्रीज विल बी व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या किया जा सकता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इस पार्ट को, इस क्रीज को जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, उसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट शीट पर ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये है हमारा पेपर, रेक्टेंगुलर शीट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉर्नर को पकड़कर इसको हम लोग फोल्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर फोल्ड करेंगे तो ये वाला कॉर्नर यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं फोल्ड करने के बाद की सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से है।
इसको हमने फोल्ड किया, ये वहाँ पहुँच गया। ये एंगल 90 डिग्री था, फोल्ड करने के बाद ये वाला एंगल 90 डिग्री रहेगा। ये जो क्रीज है इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। मान लेते हैं इस क्रीज की लेंथ x है, ठीक है। अब देखो इसी पार्ट को हमने फोल्ड किया है, ये जो पार्ट है यही यहाँ पर है, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा होगा। अरे भाई इसी को तो मोड़ दे रहे हैं बस, ठीक है। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, इस विड्थ ऑफ दिस साइड इज 1। अब ये 1 है, इसको हमने x एज्यूम किया है, इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है A, ये है B, ये है C, ये है D, यहाँ पर ये है E, ये है F, और ये C को इस तरफ भेज दिया तो ये हो गया C डैश, ठीक है। अब बताओ मुझे ये CE या EC लेंथ जो है वो कितनी लिखी जा सकती है? x cos थीटा। और BC लेंथ जो पूरी है वो है 1, तो जो रिमेनिंग BE लेंथ है वो कितनी हो जाने वाली है? BE लेंथ हो जाएगी 1 माइनस x cos थीटा। क्लियर है यहां तक? अब देखो अगर ये x है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये वाली लेंथ C डैश E, बताओ ये C डैश E लेंथ कितनी होगी? तो ये x है तो इस तरफ x cos थीटा फिर से, ठीक है। अब इस BE लेंथ को अगर इस ट्राइंगल, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करें, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करें, ये वाला ट्राइंगल मैं लूं तो BE क्या हो जाएगा? C डैश E cos ऑफ, C डैश E cos ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। होगा कि नहीं होगा? देखो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक तरह से x और थीटा में एक रिलेशन लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये BE की एक वैल्यू हमें x और cos थीटा के टर्म्स में पता है, BE की दूसरी वैल्यू x और cos थीटा में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा x cos थीटा C डैश E, और cos ऑफ पाई माइनस 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? माइनस cos 2 थीटा। तो BE जो है उसकी हमें एक और वैल्यू मिल गई जो कि है माइनस ऑफ x cos थीटा cos ऑफ 2 थीटा। और एक वैल्यू क्या थी? ये रही, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, जो दोनों इक्वेशन क्या है? BE की वैल्यू है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? आप देखो 1 माइनस x cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ x cos थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। अब इसको इस तरफ भेज देते हैं और x को कॉमन ले लेते हैं, x cos थीटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। तो एक तरह से x की क्या वैल्यू हो गई? 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। यानी कि ये जो x है ये केवल और केवल इस थीटा पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लोग थीटा चेंज करेंगे वैसे वैसे इस x की लेंथ बदलती चली जाएगी। हमें क्या करना है? x को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। अगर x को मैक्सिमाइज करना है इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी तो x मैक्सिमाइज होगा, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को, जो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है, इसको अलग से कंसीडर कर लेते हैं और इसकी क्या वैल्यू पता करते हैं? मिनिमम वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। तो एक स्लाइड ऐड करते हैं यहाँ पर, और जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन था उसको मान लेते हैं एफ ऑफ थीटा। क्या एक्सप्रेशन था? कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। जैसे ये मिनिमाइज होगा x जो कि इसका रेसिप्रोकल है वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा किस तरह से पता किया जाता है? तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्या? फर्स्ट डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का तो 0 हो ही गया, 2 साइन 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। चलो अब हमें क्या करना है? इसको 0 के इक्वेट करना है ताकि हमें एक्सट्रीमास जो है वो पता चल जाए। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा को क्या लिख दें? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस
यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरा सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, सबको साइन में लेकर आ जाते हैं तो इसको क्या लिख दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख दिया जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो कुछ चीज़ें कैंसिल होती है दिख रही हैं क्या, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे 2 साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा ऑलरेडी है, तो ये हो गया 4 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 2 6 साइन क्यूब थीटा। ये हो गया हमारा एफ डैश थीटा। अब मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस एफ डैश थीटा को 0 करना पड़ेगा। तो एफ डैश थीटा को 0 कर देते हैं। अब एफ डैश थीटा को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 0 होगा, इसका मतलब 4 साइन थीटा 6 साइन क्यूब थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो देखो साइन थीटा 0 तो होने से रहा, तो सीधा सीधा कैंसिल कर देते हैं। थीटा 0 क्यों नहीं हो सकता, ये बात कोई समझ सकता है क्या? देखो अगर थीटा 0 हुआ इसका मतलब ये तो पेज हमने मोड़ा ही नहीं है, सीधा का सीधा है। जैसे ही मोड़ोगे वैसा ही ये थीटा बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये एंगल पास में आता जाएगा थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 90 के पास पहुंचेंगे तो ये सीधा रहेगा, बिल्कुल कम मुड़ेगा, और जब 0 पहुंचा देंगे तो पूरा का पूरा मुड़ चुका होगा। ये 0 मतलब पूरा का पूरा पेपर मोड़ दिया हमने। ठीक है, तो थीटा जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब देखो अगर थीटा 0 नहीं हो सकता तो कैंसिल कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2/3। अगेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, इसका मतलब साइन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कैसे पता करें? देखो पहली चीज़ तो क्लियर है कि ए की वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमा ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी चेक हमें जरूर करना चाहिए। तो ये एफ डैश थीटा था हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू पता है, एफ डबल डैश थीटा निकाल लो। एफ डबल डैश थीटा कितना हो जाएगा, 4 साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन 4 कॉस थीटा माइनस 6 साइन क्यूब थीटा का हो जाएगा 18 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने क्या देखा था, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 2/3, इससे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। वैल्यूज़ को रख देते हैं कि जब थीटा ऐसा है कैसा है, साइन इनवर्स this is the theta, then 2 into 1/√3, 2 minus 9 into 2/3 कितना हो गया ये 2/√3, और ये नंबर कितना हो जाएगा 3 6 माइनस 4, यानी कि ये हो गया -8/√3। इसका मतलब ये जो एफ डबल डैश आया है ये एफ डबल डैश लेस देन 0 है, एफ डबल डैश लेस देन 0 है। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू √2/3 इज मैक्सिमा पॉइंट। ओके, इस पर हमें मैक्सिमम मिलेगा। और x की वैल्यू जो बतानी है वो क्या है, x क्या था 1/cos थीटा इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3 है। cos 2 थीटा की वैल्यू किस तरह से लिखी जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया √3 ऊपर चला गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 4 3, तो x हो गया 3√3/4। यानी कि अगर क्रीज मैक्सिमम करनी है तो वो वैल्यू होगी, ये जो मैक्सिमम ऑफ x मैक्स जो है वो हो जाएगा 3√3/4। क्लियर है? क्या किया हमने, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी। सबसे ज़रूरी बात जो समझने की थी वो थी कि किस तरह से इसको फोल्ड करके उधर भेजा, फिर ये 90 तो ये 90 रहेगा, ये थीटा तो ये थीटा रहेगा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई, थोड़ा सा
कैलकुलस लगाया और आंसर हमारे सामने आ गया। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, लेट कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल एफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल एफ एक्स क्यूब। एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है जहाँ स्मॉल एफ एक्स जो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और क्या बातें की गई है, कैपिटल एफ एक्स जो है कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है उसका एक पॉजिटिव रूट है। तो हमें बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से ऑप्शंस सही हैं, कौन से ऑप्शंस गलत हैं। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और फिर प्ले करके देखो कि क्या आंसर आपके आए हैं। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको कैसे चेक करते हैं, अरे भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो एफ डैश एक्स लिखना होगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, 2 एफ एक्स एफ डैश एक्स, और फिर 3 एफ एक्स होल स्क्वायर एफ डैश एक्स। यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो सारी टर्म्स में आ रहा है, एफ डैश एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस 2 टाइम्स एफ एक्स और प्लस 3 एफ एक्स होल स्क्वायर। अब देखो इसको समझते, सॉरी इस एक्सप्रेशन को समझते हैं। क्या दिया हुआ है हमको कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स ऑलरेडी इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्मॉल एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव होगा ही होगा, अरे तभी तो एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब बात आती है इस ब्रैकेट की, तो इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह का है 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक को अगर देखा जाए तो इस क्वाड्रेटिक के लिए d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब रूट्स जो हैं इमेजनरी हैं। इमेजनरी रूट का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। टी की वैल्यू लाके कुछ भी रख दो, एफ एक्स कुछ भी हो जाए, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ये ब्रैकेट पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, क्या पता चला कि ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है, देखो ये अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ट्रू हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पे देखते हैं, एफ ऑफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ अ पॉजिटिव रूट और ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू 0 जो ग्राफ होगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 इस वाई इक्वल टू एफ एक्स जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एक पॉजिटिव वैल्यू पर कट करेगा। तो इसका मतलब, अरे यही बात हुई ना, अगर ये कहा जा रहा है पॉजिटिव रूट है इसका मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू पे कट कर रहा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव वैल्यू पे कट कर रहा है, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा ऑलवेज इंक्रीजिंग और पॉजिटिव रूट है, इसका मतलब इस तरह का कुछ ग्राफ होगा। अगर ऐसा ग्राफ है तो 0 पर वैल्यू तो पक्का क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। कैपिटल एफ ऑफ 0 विल बी लेस देन 0। तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया क्या, अरे ये कह रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब लेस देन हो जाए तो भी ये सही होगा, इक्वल हो जाए तो भी ये सही होगा। तो लेस देन वाली बातें हो रही हैं, लेस देन वाली बात हो रही, तो ये भी ट्रू हो गया। यानी कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। थर्ड को देखते हैं, एफ ऑफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, तो थर्ड से पहले फोर्थ देख लेते हैं। देखो एफ डैश एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है इररेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्स, अगर ये है तो एफ ऑफ 0 भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया ना। आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, एफ ऑफ 0 लेस देन -1। एक स्लाइड यहां पर ऐड कर लेते हैं। देखो कैपिटल एफ एक्स क्या था, 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स क्यूब। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये दो फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सकता है ना। देखो
अगर यहाँ x की जगह 0 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल f0 प्लस 1 प्लस f0 होल स्क्वायर। अभी अभी हमने देखा पिछली स्लाइड से कि कैपिटल f0 जो है वो तो लेस देन 0 है, ये रहा 0 पर कैपिटल F फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अगर ये लेस देन 0 है यानी कि 1 प्लस एफ ऑफ 0 इंटू 1 प्लस एफ ऑफ 0 होल स्क्वायर इज लेस देन 0, ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है। 1 प्लस परफेक्ट स्क्वायर, ये तो 0 होने से रहा, ये तो लेस देन 0 होने से रहा, इसका मतलब लेस देन 0 क्या होगा, 1 प्लस एफ ऑफ 0 लेस देन 0 होगा। इसका मतलब एफ ऑफ 0 क्या होगा, लेस देन -1 होगा। यानी कि ये भी ट्रू है, एफ ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू -1। तो कौन सी बात हो गई, लेस देन वाली हो गई। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़ो इसको और सॉल्व करने की कोशिश करो। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। ये है सेकंड क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन का और ये है थर्ड क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो इसको। तो देखो समझते हैं, 3 फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। सारे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। ठीक है, किसमें, क्लोज ब्रैकेट ए टू बी में। एक और बात कही गई है, सी जो है वो ए और बी के बीच में है, बराबर भी नहीं है। फंक्शन की एफ की, जी की और एच की एक्स इक्वल टू ए पर वैल्यू इक्वल है। ठीक है, इतनी बात हमें दी हुई है। आगे क्या कहा गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू सी विद कॉर्ड ज्वाइनिंग x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज ऑन द लेफ्ट ऑफ c इन y इक्वल टू fx। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि अगर ये fx का ग्राफ है तो इस fx के ग्राफ में मान लीजिए ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो इस ए बी को कनेक्ट करने वाली कॉर्ड बीच में जो एक सी पॉइंट होगा उस पर जो टेंजेंट होगी उसको लेफ्ट में कट कर रही है, सी के लेफ्ट साइड में कट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप कम होना चाहिए, इस कॉर्ड का स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। तो किस तरह से ग्राफ बन सकता है यहाँ पर, दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ये हमारी सी हो गया पॉइंट, इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो कुछ इस तरह से होगी। एक लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से तुरंत से, और एक और लाइन बनाते हैं यहाँ से। तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे अगर हम लोग तो ये लेफ्ट साइड में जाकर कहीं पे कट करेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, ये लीजिए हो गया। अब ये सी पॉइंट पर जो टेंजेंट है, यही बात कही गई है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू सी विद द कॉर्ड ज्वाइनिंग लाइन कॉर्ड ज्वाइनिंग x इक्वल टू एंड x इक्वल टू b इज ऑन द लेफ्ट ऑफ c। इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेटमेंट, ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द राइट इन y इक्वल टू एच एक्स में ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो राइट साइड हो रहा है। तो आप समझ तो गए होंगे, इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से रहने वाला है। और जी एक्स के लिए ये जो कॉर्ड है वो टेंजेंट के पैरेलल रहने वाली है। तो बाकी दो ग्राफ भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करते हैं। एच एक्स के केस में क्या कहा जा रहा है कि राइट साइड पर है, तो मान लीजिए यहाँ पर ए है, ये बी पॉइंट है, तो अब कुछ इस तरह से रहने वाला है। सी पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं एक हम लोग,
ये मान लेते हैं कि सी पर टेंजेंट है, सी सेम है तीनों के केस में, ठीक है, और ए और बी को जो कनेक्ट करने वाली कॉर्ड है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा सी, ये ए, ये बी। इस बार जो टेंजेंट है वो किस तरफ कट कर रही है, राइट हैंड साइड पर कट कर रही है, और ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एच एक्स का ग्राफ हो गया। तीसरा, थर्ड क्या कहा जा रहा है कि जी एक्स के केस में x इक्वल टू सी पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा रहने वाला है। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और अब जो टेंजेंट है ये, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइंस कैसी रहने वाली हैं, पैरेलल रहने वाली हैं। देखो कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, ठीक है। ये है हमारा पॉइंट सी। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बात कही गई है। पहला यह सिनेरियो है जिसमें कॉर्ड टेंजेंट के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे कट करती है, ये है एफ एक्स, और फिर ये है एच एक्स, और ये है जी एक्स। क्लियर है, ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन एच डैश एक्स, तो इनमें से एफ ऑफ बी, जी ऑफ बी और एच ऑफ बी में क्या रिलेशन होगा। देखो एच ऑफ ए, एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए में एक रिलेशन हमको दिया हुआ है, हमें बताना है इनके बीच में रिलेशन, बी वाले पॉइंट्स के बीच में रिलेशन, और ये जानकारी हमें दी गई है। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, इनमें कुछ कनेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए होगा, और ये क्या होगा, बी कॉमा एफ ऑफ बी होगा। इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, एफ डैश सी, इसका स्लोप। अब मुझे बताओ इस कॉर्ड का स्लोप बड़ा है, इस कॉर्ड का स्लोप बड़ा है या इस टेंजेंट का स्लोप बड़ा है। तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है हमको कि कॉर्ड का स्लोप जो है वो बड़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज ग्रेटर देन एफ डैश सी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। सेकेंड ग्राफ पर चलते हैं। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप ज़्यादा हो गया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज लेसर देन एच डैश सी। और थर्ड वाले में ये कॉर्ड का स्लोप टेंजेंट के स्लोप के बराबर है, तो इस वाले में क्या लिखेंगे, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और ये इक्वल हो जाएगा जी डैश सी के। क्लियर है यहाँ तक। इस सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये जो कॉर्ड है ये पॉइंट क्या है, ए कॉमा एच ऑफ ए, और ये पॉइंट है बी कॉमा एच ऑफ बी, और यहाँ पर ये पॉइंट है ए कॉमा जी ऑफ ए, और ये पॉइंट हो जाएगा बी कॉमा जी ऑफ बी। अब देखो क्या कहा जा रहा था, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन एच डैश एक्स। ये ट्रू है, ये हर वैल्यू के लिए ट्रू है, फॉर ऑल एक्स इट इज गिवन। इसका मतलब सी के लिए भी ट्रू होगा, और अगर सी के लिए भी ट्रू है इसका मतलब एफ डैश सी जो है वो ग्रेटर देन जी डैश सी ग्रेटर देन एच डैश सी होगा। होगा क्या, तीनों वैल्यूज लाके यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एफ डैश सी कितना है, देखो वापस से पीछे जाते हैं, इस चीज को समझो, एफ डैश सी इज लेस देन जी डैश सी इज लेस देन एच डैश सी, है ना। अब यहाँ पर वापस से इस लाइन को लिख लेते हैं, एफ डैश सी इज ग्रेटर देन जी डैश सी इज ग्रेटर देन एच डैश सी। अब ये एफ डैश सी जो है ये छोटा है किससे बताओ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए से। अरे देखा था ना अभी अभी, देखो एफ डैश सी छोटा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए से, और एच डैश सी
बड़ा है किससे? एच बी माइनस एच ए अपॉन बी माइनस ए से, यानी कि यहां पर ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब इन दोनों को तो भूल जाते हैं और बस बीच वाले की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ये फर्स्ट वाला लिखता हूं मैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज ग्रेटर देन, इसको भूल गया, जी डैश सी की वैल्यू क्या है? बी माइनस ए, ये आ गया। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए तो बराबर है, पॉजिटिव भी है, कैंसिल कर सकते हैं, और एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एच ऑफ ए भी बराबर है, तो बचा क्या? एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन एच ऑफ बी। तो कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा? एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन एच ऑफ बी। क्लियर है? चलो, ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी इक्वल टू एच ऑफ बी। इस बार बी वाले जो पॉइंट्स है उसमें हमें रिलेशन दे दिया गया है और एफ डैश के बारे में बातें की गई है। तो देखते हैं, तो बड़ी सिंपल सी चीज है। अभी अभी हमने क्या देखा था कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये बड़ा है एफ डैश सी से। अब जब एफ ऑफ बी, अच्छा चलो जी ऑफ बी वाला भी लिख लेते हैं पहले, जी ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू जी डैश सी, और एच बी माइनस एच ए अपॉन बी माइनस ए इज लेसर देन एच डैश सी। अब देखो ए वाली चीज़ें तो बराबर थी ही, बी वाले भी बराबर हो गए, बताओ, यानी कि डिफरेंस बराबर हो जाएगा क्या? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए। न्यूमरेटर बराबर, डिनोमिनेटर बराबर। इसका मतलब अगर इस क्वांटिटी को के बोल दें हम लोग कि के इज ग्रेटर देन एफ डैश सी, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू जी डैश सी, और तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? के इज लेस देन एच डैश सी। आ गया क्या रिलेशन? एक के बराबर, एक के से बड़ा, एक के से छोटा है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया? एच डैश सी। देखो के से बड़ा है ना एच डैश सी, तो क्या लिख सकते हैं? एच डैश सी इज ग्रेटर देन जी डैश सी इज ग्रेटर देन एफ डैश सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। एफ डैश सी सबसे छोटा है, जी डैश सी उससे बड़ा है, और एच डैश सी थर्ड नंबर पे। क्लियर है? देखो क्या किया, बस जो फॉर्मूला हमें पता है उसी फॉर्मूला को फिर से यूज किया, उसको के लिख दिया, एक के से छोटा, एक के बराबर, एक के से बड़ा है, दैट्स इट। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर c इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 है फॉर ईच पॉसिबल b, देन व्हाट इज द पॉसिबल फंक्शन gx। तो देखो g वाला केस तो सबसे सिंपल था, उसमें तो सीधा सीधा हमें क्या दिया हुआ था? g डैश b जो है, सॉरी, जी बी माइनस जी ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए जो है वो जी डैश सी के बराबर है। तो बस चेक करना है कि इनमें से किस फंक्शन में अगर हम लोग ये सारी वैल्यूज रख दें तो c की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 आ जाएगी। तो फर्स्ट फंक्शन ही देखते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल A बी स्क्वायर, एक्स की जगह b लिख दे रहा हूं मैं, कैपिटल B स्मॉल b c माइनस ए स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, एंड जी डैश सी क्या होगा? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, जी डैश एक्स क्या आ रहा है? 2ax प्लस बी, तो यहां पर क्या लिख दें? 2ac प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो c से c कैंसिल हो जाएगा ना, ये c से c कैंसिल, a कॉमन ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी कॉमन ले लें, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू 2ac प्लस बी।
फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, b माइनस ए से डिवाइड कर दें, इसको क्या लिख देते हैं, बी ए माइनस ए इंटू बी प्लस ए, कैंसिल हो जाएगा, इधर सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, a इंटू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2ac प्लस बी, फिर से b से b कैंसिल और a से a कैंसिल, c क्या आ जाएगा, b प्लस ए बाई 2, यानी कि पहले फंक्शन के लिए तो ये ट्रू हो गया, इफ c इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 फॉर ईच b देन gx ऐसा हो सकता है, this gx follow this property. Similarly we will have to check for other three function also. तो next function is log x. log x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log of b minus log of a divided by b minus a is equal to 1 upon c. डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो यहां से तो भाई हमें आता हुआ नहीं दिख रहा है कि c इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 ले आओगे, log को कभी हटा ही नहीं पाओगे, तो ये सेकंड ऑप्शन गड़बड़ हो गया। और क्या दिया हुआ है, साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, तो ये देखो साफ साफ दिख रहा है कि और कहीं हमको ऐसा मिलने वाला नहीं है, b माइनस ए साइन एक्स कॉस सी, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ई टू द पावर एक्स भी ले लोगे, ई टू द पावर एक्स बी माइनस ए इक्वल टू डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, कभी भी सी को ए प्लस बी बाई 2 फॉर्म में नहीं ला पाओगे इन तीन फंक्शन के लिए, पिछले वाले फंक्शन में लेकर आ गए थे तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं फॉर ईच बी, हो सकता है कहीं कहीं पे कर जाए लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, लेट एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट विच सेटिस्फाइज, किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, डबल नहीं ट्रिपल डैश एक्स, if fx equal to 0 satisfy x equal to 1 2 3 only, then the value of f dash 1 into f dash 2 into f dash 3 is equal to what, ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप मोस्ट ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक पॉलिनोमियल है, अब मान लो एफ एक्स जो है वो एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है प्लस समथिंग समथिंग, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, n माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, एफ डबल डैश एक्स जो है वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, n माइनस 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स n माइनस 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। अब क्या कहा गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, यानी कि इधर जो है टर्म आएगी a0 x टू द पावर n प्लस समथिंग समथिंग इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी a0 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस समथिंग समथिंग a0 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस फ्यू मोर टर्म्स। अब देखो अगर ये दोनों इक्वल होने हैं इसका मतलब क्या है, दोनों पॉलिनोमियल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ पॉलिनोमियल अगर इक्वल है मतलब उनकी डिग्री भी इक्वल होगी। अब यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कब मिलेगी, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स कब मिलेगी, जब ये पहली दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, और ये पहली दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो एक्स की टोटल पावर कितनी बन जाएगी, 2n माइनस 4 बन जाएगी, पावर्स ऐड होंगी a0 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी होंगी और यहाँ लिखा है a0 x टू द पावर n। केवल हमें पावर से मतलब है अभी, तो क्या होगा इसका मतलब n शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 4, यहाँ से क्या मिला हमको n शुड बी इक्वल टू 4, यानी कि f(x) एक पॉलिनोमियल है लेकिन उसकी डिग्री क्या है, x टू द पावर 4 वाली कुछ बातें हो रही हैं, आगे कुछ कोफिशिएंट भी हो सकता है उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज क्लियर होगी। अब सेकंड लाइन पर आते हैं। सेकंड लाइन क्या कहती है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाई 1 2 एंड 3 ओनली। अब भाई 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है,
अगर फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके तो 4 रूट होने चाहिए, ये तो 3 ही बोल रहे हैं, x इक्वल टू 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक रूट तो रिपीटेड होगा। अगर मान लें कि 1 रिपीट हो रहा है तो ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, यहां पर लिखते हैं। या तो 1 रिपीट होगा तो पॉलिनोमियल ये हो सकता है, या 2 रिपीट होगा तो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा। भाई 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है और रूट्स जो हैं वो 4 होने चाहिए, लेकिन नंबर हमारे पास 3 ही है, तो नंबर 3 ही है मतलब एक कोई रूट जो है वो रिपीट हो रहा है। या तो ऐसा होगा एफ एक्स, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा। कांस्टेंट की बातें नहीं करते हैं, a0 लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको उसकी वैल्यू से, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी है। अब एक बात जो हमें याद होनी चाहिए वो ये कि रिपीटेड रूट जब होते हैं तो वो रिपीटेड रूट उससे एक, उसका जो एक डेरिवेटिव होगा उसका भी रूट होता है, यानी कि x इक्वल टू 1 अगर रिपीटेड रूट है तो ये f डैश 1 का f डैश x का भी रूट होगा। इस केस में f डैश x जो है इसका एक रूट ये होगा, इसका एक फैक्टर ये होगा, फैक्टर। यानी कि और अच्छे से लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं कि f डैश x जो होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा, a0 x माइनस 1 तो यहाँ होगा ही, और यहाँ कुछ चीज़ें और भी होंगी। 4 डिग्री का तो 3 डिग्री बनाना पड़ेगा, यहाँ क्वाड्रेटिक होगी। अगर ऐसा होता है तो x माइनस 2 तो होगा ही, और भी कुछ चीज़ें होंगी। और अगर ये वाला सिचुएशन है तो x माइनस 3 तो होगा ही, उसके साथ कुछ और चीज़ें भी होंगी। अगर ऐसा है तो f डैश 1 0 होगा, अगर ऐसा है तो f डैश 2 0 होगा, और अगर ऐसा है तो f डैश 3 0 होगा। अरे क्लियर है क्या ये बातें? अगर 1 रिपीटेड है तो वो एफ एक्स का भी रूट होगा, एफ डैश एक्स का भी होगा, एफ डैश 1 0 होगा। 2 रिपीटेड है तो एफ एक्स का होगा रूट, एफ डैश एक्स का भी होगा, एफ डैश 2 0 होगा। सिमिलरली तीसरे में एफ डैश 3 0 होगा। तो या तो 1 एफ डैश 1 0 या 2 0 या 3 0। क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या बोल रहा है बताओ, इसकी क्या वैल्यू होगी? एफ डैश 1 इंटू एफ डैश 2 एफ डैश 3। अरे भाई या तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा, या ये 0 होगा। मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा ही 0 होगा। समझ में आई? ठीक है, बढ़े आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है अगेन, बाकी दोनों पार्ट भी मैं इसके बता देता हूं। यह है सेकंड पार्ट और यह है थर्ड पार्ट, ठीक है, सेकंड फर्स्ट। अब एक बार वीडियो को पॉज किया जाए, क्वेश्चन को पढ़ा जाए, सॉल्व करने की कोशिश की जाए, फिर वीडियो को प्ले किया जाए। चलो देखते हैं। तो gx जो है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये बात हमें दी हुई है। और क्या दिया हुआ है? और हमें दिया हुआ है कि fx जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ gx है, ठीक है। fx हैव इट्स नॉन जीरो लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एट -3 and 3 रेस्पेक्टिवली। ये जो fx फंक्शन है, ये fx फंक्शन के एक मिनिमा है और एक मैक्सिमा है जो -3 और 3 है, और इन पर फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है। इफ a3 belongs to the domain of the function hx equal to sin inverse 1 plus x square by 2x, तो इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करो, ठीक है। क्या है सबसे पहली चीज, a1 प्लस a2 कितना होगा, ठीक है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो a3 की बात करते हैं। a3 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो ये है कि इसकी डोमेन बताओ। तो भाई साइन इनवर्स के अंदर तो चीजें कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 में होती है, ठीक है। दोनों इनइक्वलिटी को अलग अलग ट्रीट करते हैं। 2x होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0
इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इंटरसेक्शन वो क्या हो गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये हो सकता है लेस देन इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ जो वैल्यूज़ हम लोग लिख सकते हैं वो है केवल 1 और -1। तो डोमेन ऑफ hx जो हो गया वो केवल दो वैल्यू है, 1 और -1। यहाँ पे क्लियर है? आप चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये A3 की पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई, यानी कि A3 या तो -1 होगा और +1 होगा। पहली इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है कि fx हैव इट्स लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा एट -3 एंड 3 और वैल्यूज जो है वो नॉन जीरो हैं, ठीक है। और fx हमको मिलता कैसे है, fx हमें मिलता है gx का स्क्वायर रूट लेने पर, और gx क्या है, एक क्यूबिक है। चलो बहुत बढ़िया चीज मिल गई है हमको, gx एक क्यूबिक है। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स क्यूब। a3 की वैल्यू क्या है, ये है। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो लीडिंग कोफिशिएंट +1 होगा, प्लस एक्स क्यूब वाली बातें हो जाए, या फिर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, माइनस एक्स क्यूब वाली बातें हो जाए। अगर प्लस एक्स क्यूब की बातें करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, या तो ऐसा, या यहां ऊपर से ही निकल जाए, या एक और पॉसिबिलिटी है इस तरह की। एक ना एक तो रूट होता ही है, या तो 3 रियल रूट या एक रियल रूट, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो पहली सिचुएशन में जो स्क्वायर रूट है, इसको हटाता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। पहली सिचुएशन में जो स्क्वायर रूट होगा वो नेचर क्या होगी, केवल इस पर डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं, ये केवल पॉजिटिव पॉजिटिव वाली चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी। दूसरे में ऐसा कुछ होगा और तीसरे में केवल ऐसा होगा। ये gx के ग्राफ हैं जब एक्स क्यूब पॉजिटिव ले रहे हैं, और ये fx के ग्राफ हैं जब एक्स क्यूब पॉजिटिव ले रहे हैं। अब हमको क्या कहा गया था, हमें कहा गया था कि भाई मिनिमा आता है -3 पर और मैक्सिमा आता है 3 पर, यानी पहले आना चाहिए मिनिमा। अब इन सब ग्राफ में तो पहले मैक्सिमा आ रहा है, देखो ये मैक्सिमा था, ये मिनिमा था, यहाँ पर भी पहले मैक्स आ रहा है फिर मिनिमा आ रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है। अब स्क्वायर रूट कर दें तो देखो कभी हो सकता है मैक्सिमा मिल जाए, ये मिनिमा हो गए क्या। अब हमें तो एक और बात कही गई है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जो हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन से ये रिजेक्ट हो जा रहे हैं। पहली कंडीशन ही सफिशिएंट है कि पहले मिनिमा आना चाहिए, -3 पे मिनिमा आना चाहिए फिर मैक्सिमा आना चाहिए। नहीं, ये जो पूरी कहानी है ना, ये तो पूरी की पूरी खत्म हो गई। यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव ले ही नहीं सकते। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव लोगे तो पहले मैक्सिमा मिलेगा फिर मिनिमा मिलेगा। तो क्या करें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि A3 तो जो है ना -1 ही होगा, ठीक है। और ग्राफ जो है, अब क्या क्या पॉसिबल है, या तो ग्राफ ऐसा हो जाए पहले मिनिमा फिर मैक्सिमा 3 रूट वाला, या ऐसा हो जाए एक रूट वाला, ये -3 ये +3, ये -3 ये +3, या तीसरा एक और पॉसिबल है, ये -3 +3, मिनिमम मैक्सिमा मिनिमम मैक्सिमा मिनिमम मैक्सिमा। अगर ये gx है तो fx √gx, क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखते हैं। पहले केस में कुछ ऐसा मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें, नेचर ऐसी रहने वाली है। तो भाई हमारा मिनिमा तो गायब ही हो गया,
ये तो एफ एक्स है, एफ एक्स के मिनिमा की बात करनी थी हमको और मिनिमा वाली चीज़ें ही उड़ा दी गई, तो ऐसा तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरे वाले में क्या होगा, नेचर ऐसा होगा, मिनिमा भी मिल रहा है -3 पर, मैक्सिमा भी मिल रहा है 3 पर, बहुत अच्छी बात है, ये एक्सेप्ट किया जा सकता है। थर्ड वाले में देखो केवल पॉजिटिव लेना है, इतना सा ग्राफ होके रह गया, सब उड़ गए, मिनिमा भी गया मैक्सिमा भी गया, मिनिमा -3 भी गया, मैक्सिमा +3 भी गया, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो जो पॉसिबल ग्राफ है वो केवल और केवल ये सेकंड वाला है। क्या चीज़ हो रही है इस सेकंड वाले ग्राफ में, एक तो x³ का कोफिशिएंट नेगेटिव लेना ही है और प्लस केवल एक ही रियल रूट है जो भी 3 से बड़ा है, 3 पर मैक्सिमा मिल रहा है, -3 पर मिनिमा मिल रहा है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो -3 पे मिनिमा, 3 पर मैक्सिमा, नॉन जीरो वैल्यू भी मिल गई है और A3 भी सेटिस्फाइड हो गया है। यहां देखोगे तो इन पर फंक्शन की वैल्यू भी नॉन जीरो है, f(-3) जो होगा वो भी कुछ पॉजिटिव होगा और f(3) जो होगा वो भी कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें समझ में आता है। अब देखो क्या किया जाए, g(x) क्या था, a0 प्लस a1x प्लस a2x² माइनस x³, ये डिसाइड कर लिया है हमने कि -x³ रखेंगे। अब जो gx का मैक्सिमा मिनिमा होगा वही fx का मैक्सिमा मिनिमा होगा। अरे सेकंड कंडीशन में केवल स्क्वायर रूट ही तो ले रहे हैं, तो gx का मैक्सिमा मिनिमा जहां मिल रहा है वहीं fx का मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। तो g' क्या हो जाएगा बताओ, a1 प्लस 2a2x -3x², ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट होने चाहिए -3 और 3। क्लियर है, क्योंकि यही तो मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट हैं। यानी कि इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिखा जाए, देन दिस शुड बी इक्वल टू x -3 इंटू x + 3। भाई लीडिंग कोफिशिएंट -3 रखने के लिए ऐसा लिख दिया है बस, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है यहाँ पर। अब जब हमें ये पता चल चुका है कि g' के रूट तो ये हैं और g' ये है, तो क्या हम लोग कंपेयर करके a1 a2 नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। ये देखो x² -9 हो गया, -3 इंटू x² + 9, तो एक यहाँ पर स्लाइड ऐड करते हैं। g' क्या है, -3x² प्लस 2 a2x प्लस a1, 2a2x प्लस a1 इज इक्वल टू -3x² -9, -3x² प्लस 27। अब कोफिशिएंट कंपेयर कर लें तो 3x² तो हो गया कंपेयर, a2 कितना हो गया, 0 हो गया, और a1 कितना हो गया, 27 हो गया, a1 प्लस a0 कितना हो गया, 27 हो गया। मतलब कौन सा आंसर सही है, क्लियर है? a1 प्लस a2 कितना हो गया, 27 हो गया। समझ में आया क्या प्रोसेस फॉलो की? सबसे पहले a3 क्या हो सकता है देखा, तो a3 हो सकता है -1 + 1, पहले +1 लिया, डिफरेंट सिनेरियोस को कंसिडर किया, तो पता चला कि a3 प्लस तो हो ही नहीं सकता, प्लस की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर प्लस लेंगे तो बाकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। कौन सी कंडीशन, पहले मिनिमा फिर मैक्सिमा, वो नहीं हो रहा था, इसीलिए फिर हमने माइनस लिया। माइनस वाले को देखा 3 पॉसिबिलिटी थी, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी, नॉन जीरो होनी चाहिए, तो नॉन जीरो लेना है, तो केवल ये पॉसिबिलिटी बची। इस पॉसिबिलिटी के साथ आगे बढ़े, जहां पर fx का मैक्सिमा होगा वहीं gx का भी मैक्सिमा होगा, तो g' पता किया और उसको जो वैल्यूज दी हुई थी उससे कंपेयर कर दिया और तुरंत से हमें मिल गई a0, a1 और a3 की वैल्यू तो हमें पता ही चल चुकी है पहले से। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन का। वैल्यू ऑफ a0 की वैल्यू कितनी होगी भाई, बाकी 3 तो बता दी। a0 की वैल्यू, सॉरी, ये दिस विल बी a2 नॉट a0। यहां पर पूछा भी हमसे a2 ही था, ठीक है। तो a2 पता चल गया हमको, a1 पता चल गया है और a3 पता चल गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है a0 कितना है। तो देखो gx क्या बन के आ रहा है, a0 हमें पता नहीं है,
A1 जो है वो 27 है, A2 0 है और A3 ये है। ठीक है, GX के ग्राफ के बारे में बात करें तो हमें पता है GX का ग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए। -3 पे मिनिमम मिलना चाहिए, 3 पे मैक्सिमम मिलना चाहिए, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये GX की बातें कर रहा हूं मैं अभी से। अब मुझे बताओ कि fx की बातें की जाएं तो fx कुछ ऐसा ही होगा, नेचर तो लगभग यही रहेगा, -3 पे मिनिमा और 3 पे मैक्सिमा। हमसे क्या कहा गया है कि नॉन जीरो लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम, इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ है ना ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। g ऑफ -3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और g ऑफ 3 भी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। और ग्राफ से भी दिख रहा दोनों पॉजिटिव है। g ऑफ -3 कितना होगा बताओ, A0 -81 प्लस 27, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब A0 शुड बी ग्रेटर देन 54। सेकेंड, A0 प्लस 81 माइनस 27 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब A0 शुड बी ग्रेटर देन -54। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए एंड ऐसा भी होना चाहिए। अब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है तो A0 मस्ट बी ग्रेटर देन 54, तभी ऐसा होगा कि -3 और 3 पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो हम जो आंसर देंगे वो हो जाएगा ग्रेटर देन 54। क्लियर है? चलो, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इस कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन का थर्ड क्वेश्चन। F10 इज डिफाइंड फॉर, भाई G कितना आ गया, A0 प्लस 27x माइनस x3। G10 जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखो क्यों समझ रहा हूं, देखो F का ग्राफ कैसा है, ऐसा है, ये -3 है, ये 3 है। अब हम क्या चाहते हैं कि G10 भी डिफाइंड रहे, G10 भी डिफाइंड रहे, F10 भी डिफाइंड रहे। F10 कब डिफाइंड रहेगा, जब G10 की वैल्यू क्या हो जाए, G10 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। भाई 3 पे वैल्यू ये मिल गई हमको, इसके आगे इधर जा सकते हैं हम लोग, जा सकते हैं ना। जब तक 10 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब तक F का काम चलता रहेगा। देखो F क्या है, √GX है। अगर मैं ये कह दूं कि F10 जो है वो √G10 है तो कुछ गलत बात तो नहीं की। अब ये कब डिफाइंड होगा, जब ये चीज़ 0 या 0 से बड़ी हो, तो कर दो इसको 0 या 0 से बड़ा। 0 प्लस 270 माइनस 1000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। A0 शुड बी ग्रेटर देन 830, यानी कि या तो 830 से बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए। इन दोनों केस में G ऑफ 10 0 या 0 से बड़ा रहेगा और F ऑफ 10 जो है वो डिफाइंड रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। चलो देखते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि n एक इंटीजर है जो 5 या 5 से बड़ा है। अब हमको इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ द पार्ट्स है, जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो जाए। देखो ऑब्वियसली आंसर जो वो n के टर्म्स में ही आने वाला है, क्योंकि और कोई चीज़ हमें दी हुई नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मान लो इसके हमने n पार्ट कर दिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। इन n पार्ट्स का सम n के बराबर है और हमें मैक्सिमाइज किस चीज़ को करना है, प्रोडक्ट को, x1 x2 x3 अप टू xn। इस प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो एक चीज़ होती है am ग्रेटर देन gm जो कंपैरिजन करती है एडिशन और प्रोडक्ट के बीच में। ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, टुकड़े कर रहे हैं हम लोग एक नंबर के, सारे पॉजिटिव ही होंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 xn।
x1 x2 अप टू xn होल पावर 1/n। ये जो सम है इसको n लिख देता हूं, और ये जो है ये है p, यानी कि p जो है वो छोटा है हमेशा इससे। द मैक्सिमम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज n टू द n डिवाइडेड बाय स्मॉल n होल पावर n। ये n नंबर है, ये स्मॉल n नंबर ऑफ पार्ट्स है, और ये भी नंबर ऑफ पार्ट्स है। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि इस फंक्शन की, इस एक्सप्रेशन की कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n होल पावर n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स। अब नंबर ऑफ पार्ट्स तो नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 इस टाइप की चीजें होंगी। तो ये फंक्शन जो है ना, ये तो एक डिस्क्रीट फंक्शन है, ये पॉइंट पॉइंट पर डिफाइंड है। तो हम इसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे बताएं, हम तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे बताते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। और डिफरेंशिएशन तो कब होता है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो। यहां तो ये फंक्शन ही कैसा है, डिस्क्रीट है। तो क्या किया जाए, इस डिस्क्रीट फंक्शन को एक कंटिन्यूअस फंक्शन से रिप्लेस कर देता हूं। मान लेते हैं कि हम लोग 1.5 टुकड़े भी कर सकते हैं, 2.2 टुकड़े भी कर सकते हैं, √3 भी टुकड़े कर सकते हैं। ऐसा मैंने कर दिया। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे ये पता करना है कि ये फंक्शन किस x के लिए मैक्सिमम होता है, और जिस भी x के लिए ये मैक्सिमम होगा हम उसके आसपास का नेचुरल नंबर ढूंढ लेंगे। अरे क्लियर है क्या, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नेचुरल नंबर ही तो चाहिए। नंबर ऑफ टुकड़े कितने हो सकते हैं यही तो बताना है, ताकि ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो जाए। मैं बोल रहा हूँ कि रुक जाओ, मैं x ले लेता हूँ, x के रेस्पेक्ट में बताता हूँ, जो भी x की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को अलग से कंसिडर करते हैं और f' पता करते हैं हम। f' कैसे निकालते हैं भाई, इनका f' निकालने के लिए तो log लेना पड़ता है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्या किया जाए, log ले लिया जाए। log ऑफ fx, ये कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। आप डिफरेंशिएट कर दें, 1/fx f' ln n/x को बाहर लिया, x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस x को बाहर लिया, ln n/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/n/x, और फिर n/x का डिफरेंशिएशन -n/x²। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक अगले लिस्ट पर ले लेते हैं। चलो एक बार और लिख लेते हैं, f'(x/fx) इज इक्वल टू ln n/x। ये कितना हो गया, n से n कैंसिल, x² से x² कैंसिल, -1। ठीक है, अब इस चीज को आगे लेकर चलते हैं। f'(x) इज इक्वल टू fx इंटू log ऑफ n/x -1। इसको हमको कर देना है 0। तो क्या मिलेगा बताओ, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है ना। n/x इज इक्वल टू e, x इज इक्वल टू n/e। क्लियर है हमको, जैसे ही n/x e से बड़ा होगा ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे ही x n/e से बड़ा होगा ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, छोटा होगा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अब देखो f'(x) 0 हो रहा है x इक्वल टू n/e पर। यहां पर जो फंक्शन था हमारा वो क्या था, जस्ट अ मिनट, फंक्शन हमने क्या लिया था, ये लिया था। हमें पता चला कि ये जो f(x) है ना, ये इसका f'(x) कब 0 हो रहा है, जब x इक्वल टू n/e पर लेते हैं। यानी कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिल रही है, जब x इक्वल टू
n बाई ई रख देते हैं। जैसे ही n बाई ई से बड़ा नंबर रखेंगे एक्सप्रेशन की वैल्यू कम होने लग जाएगी, ठीक है। और अगर n बाई ई से छोटी रखते हैं तो बड़े होने लग जाएगा, तो भी कम होने लग जाएगा, यानी कि मैक्सिमम कब मिल रहा है, x इक्वल टू n बाई ई पर। इस बात को हम लोग कैसे भी समझ सकते हैं, इसको देखो, अगर नंबर लाइन पर प्लॉट करें x इक्वल टू एन बाई ई, तो जब x n बाई ई से बड़ा होगा तो n बाई एक्स ई से छोटा हो जाएगा। अब n बाई एक्स ई से छोटा हो गया तो ln ऑफ n बाई एक्स 1 से छोटा हो जाएगा, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली इधर x अगर n बाई ई से छोटा है तो e जो है वो किससे छोटा हो गया, n बाई एक्स से, n बाई एक्स ई से बड़ा है, n बाई एक्स ई से बड़ा है यानी ln n बाई एक्स 1 से बड़ा हो गया है, क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, यानी कि ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। तो मैक्सिमम हमें कब मिलेगा, n बाई ई पर। लेकिन क्या ये एक नेचुरल नंबर है, नहीं, पर जो हम टुकड़े करते हैं वो तो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4। तो क्या किया जाए ताकि नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। देखो अभी अभी हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ना, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब लेता है, n बाई ई पर। इससे पहले भी ये कम होता है, इसके बाद भी ये कम होता है। तो इसके जो नियरेस्ट नेचुरल नंबर होंगे, मान लो ये एक नेचुरल नंबर आ गया अगर, तो फिर तो यही पॉइंट हो गया। लेकिन ये नेचुरल नंबर होगा नहीं क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है और e से डिवाइड कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं। इंटीजर ग्रेटर देन 5 नेचुरल नंबर हो जाते हैं। जस्ट छोटा नेचुरल नंबर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, या जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, इन दोनों में से किसी एक जगह पर हमको मिलेंगे इसको हमको मिलेगा मैक्सिमम प्रोडक्ट। सो इफ x की जगह वापस से n की दुनिया में जाना है तो हमें इस आउटपुट को जिस पर मैक्सिमम हो रहा है x, उसको भी नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी n यानी नंबर ऑफ पार्ट्स या तो इतने हो और इतने हो, इन दोनों में से जब कोई एक होगा, आइदर दिस वैल्यू पर और दिस वैल्यू पर हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इतने टुकड़े करेंगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, क्लियर है। और वो टुकड़े की साइज क्या होगी पता है क्या ये टुकड़े डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब ये सारे नंबर बराबर हों। हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू ये है और ये प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब इक्वलिटी होल्ड कर रही है। इक्वलिटी होल्ड कर रही है इसका मतलब एम जी एम के बराबर है, ये सारे टुकड़े बराबर साइज के होंगे, ठीक है। हर टुकड़े की साइज कितनी होगी, n बाई ई का फैक्टोरियल या n बाई ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, n बाई ई ग्रेटेस्ट इंटीजर और n बाई ई ग्रेटेस्ट इंटीजर +1। जैसे कि n अगर 6 ले लें, e कितना होता है लगभग 2.7, तो 6 डिवाइडेड बाई 2.7, एक तो ये किया जाए और 6 डिवाइडेड बाई 2.7 +1 किया जाए तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो या तो 2 टुकड़े बराबर साइज के करोगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा, या 3 पर। अगर 2 टुकड़े करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3, 2 टुकड़े में 3 × 3 9 हो रहा है प्रोडक्ट। 3 टुकड़े बराबर साइज के 2 × 2 × 2 8। तो यहां पर इससे मिला हमको, हो सकता है किसी और केस में इससे मिल जाए, तो आइदर दिस और दिस, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो इसको। सारे क्वेश्चंस में दिखा देता हूं, टोटल 5 पार्ट है इसके। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यह है फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। वीडियो को एक बार पॉज करो,
सॉल्व करो पांचों पार्ट्स को, देखो क्या आंसर आता है। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। f(x) एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है, जो भी उसकी डोमेन है से रियल नंबर में। किस तरह का फंक्शन है f(x)? f(x) एक रेशनल फंक्शन है, कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। अल्फा बीटा जो रूट हैं वो इस ऊपर वाली पॉलिनोमियल के हैं, ऊपर वाली क्वाड्रेटिक के हैं, और अल्फा 1 बीटा 1 जो है वो इसके रूट्स है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर f(x). अगर अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा है, विच इज़ लेसर देन बीटा 1 है, विच इज़ लेसर देन बीटा है, तो f(x) के बारे में बात करो। तो देखो ये है ना, सॉल्व करने से पहले इस फंक्शन को हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ। f(x) है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस b1x प्लस सी। अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा 1 बीटा 1 इसके रूट है। क्या आपने कभी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने की कोशिश की है? अगर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है तो बहुत ही सिंपल सी कुछ अप्रोचेस हैं, उनको हमें यूज़ करना चाहिए। देखो अलग अलग केसेस होंगे, अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप का ग्राफ बनेगा। पहला जो केस है उसमें इन्होंने क्या कहा है कि अल्फा 1 देन अल्फा बीटा 1 बीटा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, अल्फा 1 अल्फा बीटा 1 बीटा, यही है। अल्फा 1 अल्फा बीटा 1 बीटा, यही है। अब देखो मान लेते हैं अल्फा 1 जो है वो है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, जस्ट फॉर एक एग्जांपल। अगर ऐसा है तो क्या इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा सॉरी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4? अरे इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो यूनिटी है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक को हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस बीटा 1। यही चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ मैं। क्लियर है यहाँ तक? ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब जब ग्राफ बनाना है तो ये बात समझ में आ रही है कि f(2) जो है वो 0 होगा, 0 रखेंगे। 0 यहाँ पर रियल नंबर्स है, नॉन जीरो रियल नंबर्स है। f(4) भी 0 होगा। f(1) बताओ क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। और f(3) भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा कुछ और चीज़ें पूछता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x) कितना होगा बताओ, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी f(x) कितना होगा बताओ। ये रहा f(x) तुम्हारे सामने। अगर x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी तो ये f(x) किस तरफ अप्रोच करेगा। तो देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ी इन्फिनिटी को कॉमन लेके कैंसिल कर दें क्या, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1/b बाई एक्स सी बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 0 0 0 1/1 1। यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये भी वैसे ही होगा ना, अरे कुछ अंतर थोड़ा ना आएगा। b1 बाई एक्स, ये भी किस तरफ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ ही करेगा। यानी कि कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया कि ये फंक्शन 0 कब हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ नॉट डिफाइंड कब हो रहा है, ये भी समझ में आ गया। इन्फिनिटी पर फंक्शन की नेचर क्या है, ये भी समझ में आ गई। तो क्या अब हम थोड़ा थोड़ा ग्राफ बना सकते हैं, कोशिश करते हैं। देखो एक स्लाइड ऐड करते हैं यहाँ पर।
क्या फंक्शन लिया था हमने? x माइनस टू, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से एकदम समझना है। इस स्लाइड को डिलीट कर देते हैं। यही फंक्शन था हमारा। वेरी गुड। अब चलो ग्राफ पर बातें करते हैं। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये पॉइंट हो गया ओरिजिन। ठीक है, कहाँ कहाँ पर नॉट डिफाइंड है फंक्शन? 1 और 3 पर। तो 1 पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और 3 पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 3। बीच में यहाँ कहीं 2 होगा, इस पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे कहीं 4 होगा जिस पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 है। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा था? 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था। तो एक x इक्वल वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन भी यहाँ डाल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 2 पर तो फंक्शन 0 होगा ही, ये बात क्लियर है। 4 पर भी 0 होगा, ये बात भी क्लियर है। अगर f ऑफ 0 बात करें तो वो तो चलो कुछ आ जाएगा। मुझे ये बताओ कि 1 पर नॉट डिफाइंड है, अगर 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लूं तो ये फंक्शन किस तरफ जाएगा? 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू लूं तो ये फंक्शन किस तरफ जाएगा? तो इसको समझते हैं। देखो अगर 1 प्लस की बातें करें, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो यहां पर ऊपर 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 2, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू इसमें रखेंगे, ये मिलेगा। x माइनस 1 को ऐसा ही रहने देता हूं और इसमें भी नेगेटिव मिलेगा। समझ में आ रहा है? 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1.00001, उसको उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया नेगेटिव, 4 सब्ट्रैक्ट किया नेगेटिव, 3 सब्ट्रैक्ट किया नेगेटिव, x माइनस 1 को ऐसा कैसा रहने देते। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहां पर सारा एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर, टेंडिंग टू 0 प्लस वाली बातें हो रही हैं। अब ऊपर नेगेटिव है और टेंडिंग टू 0 प्लस है, इसका मतलब क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी हो गया। एक बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया किसको? नेगेटिव नंबर को। ये मान लो कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था -15 डिवाइडेड बाई 0.00000, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 2 पर आके 0 हो जाता है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं इनकी डोमेन में। जहां पर ये नॉट डिफाइंड है वहां पर तो नहीं होंगे, क्योंकि देखो ऊपर वाला पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, नीचे वाला पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं 2 की तरफ जाता है, सॉरी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, 2 पर 0 हो रहा है, बीच में कंटिन्यूअस हो गया, ऐसे मैंने जोड़ दिया। अब यही चीजें अगर मैं पूछूं 1 माइनस पर 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर लिखे, अरे भाई थोड़ा सा छोटा लिख दोगे तो ये तो नेगेटिव 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 ही रहने वाला है। इस बार क्या होगा? नेगेटिव। 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर यहाँ लिखेंगे तो इस बार ये भी टेंडिंग टू 0 माइनस हो जाएगा, 0.999999, ये नेगेटिव हो गया। टोटल मिला के कैसी चीजें हो गई? नेगेटिव बाई नेगेटिव, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाने लग जाएगा। यानी 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर लें तो ग्राफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ आता है। माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो रहा था? जब फंक्शन x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो फंक्शन 1 की तरफ जाता है। कंटिन्यूअस रखना है, ये 1 वाली लाइन है, ऐसे पहुंचा दो, हो गया। इन्फिनिटी पे 1 की तरफ जा रहा है, 1 पर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इधर चीजें क्लियर हो गई। सिमिलरली जब 3 के लिए देखोगे तो क्या मिलेगा कि 3 से छोटे पर ये इस तरफ जा रहा है और 3 से बड़े पर ये यहां से आ रहा है, और प्लस इन्फिनिटी पर जब जाएंगे तो फिर से 1 की तरफ जाते हुए दिखनी चाहिए चीजें। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ हो जाने वाला है। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये ग्राफ है इस fx का। अब यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दो,
ये जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, ये सेम फॉलो होने वाला है। अभी हमने किस तरह से लिया कि भाई पहले जो है वो डिनोमिनेटर का रूट है, फिर एक न्यूमरेटर का रूट है, फिर डिनोमिनेटर का रूट है, फिर एक न्यूमरेटर का रूट है। क्या बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके आगे पीछे हमें लिमिट से पता करना पड़ेगा कि फंक्शन किस तरफ जा रहा है। जहाँ न्यूमरेटर 0 हो रहा है वो पॉइंट तो सीधा सीधा मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये 4 होना चाहिए, यहाँ वाला ये नहीं होगा, ये होगा 4। ठीक है, इनको हटा दो जहाँ पर वो कट कर रहा है। क्लियर हो गई? यही कंडीशन थी। ये था हमारा अल्फा 1, बीटा 1, अल्फा बीटा। अल्फा 1 इज स्मॉलर देन अल्फा विच इज स्मॉलर देन बीटा 1 विच इज स्मॉलर देन बीटा। ये फर्स्ट केस था। अब इसमें क्या पूछा गया बताओ? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन अल्फा 1 बीटा 1, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन अल्फा बीटा, डिक्रीजिंग इन बीटा। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा भाई। ये तो अल्फा 1 बीटा 1 में इंक्रीज हो रहा है क्या? ये है अल्फा 1, ये है अल्फा, ये है बीटा 1, ये है बीटा। तो अल्फा 1 से बीटा 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। पहली चीज सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है? अल्फा से बीटा में डिक्रीज हो रहा है। अल्फा से बीटा में डिक्रीज नहीं हो रहा भाई, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो ये गलत बात हो गई। थर्ड क्या था? बीटा 1 से बीटा में डिक्रीज हो रहा है और -1 से अल्फा में, बीटा 1 से बीटा और माइनस इन्फिनिटी से अल्फा। तो बीटा 1 से बीटा में तो इंक्रीज हो रहा है और माइनस इन्फिनिटी से अल्फा में भी, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा 1 तक इंक्रीज है और फिर इधर डिक्रीज, इधर भी इंक्रीज है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, इंक्रीज बोलेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? मेथड समझ में आया क्या किया गया है यहाँ पर, कैसे हमने ग्राफ बनाया? ठीक है, क्या क्या पॉइंट याद रखना है? इन्फिनिटी पे नेचर पता करो, डिनोमिनेटर के रूट पता करो, न्यूमरेटर के रूट पता करो। डिनोमिनेटर के रूट्स पे वैल्यू 0 होगी, न्यूमरेटर के रूट्स पर वैल्यू 0 होगी। डिनोमिनेटर के रूट्स पर हमको क्या मिलेगी? वर्टिकल लाइंस मिलेंगी। उसके आसपास की चीजें कैसे पता करेंगे? लिमिट से पता करेंगे। कैसे लिमिट निकाली जाती है ये भी हमने देख लिया कि भाई उस फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर में रख के देख लो कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और उस वाले फैक्टर पर लिमिट पता कर लो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब इसमें सेम क्वेश्चन है, केवल क्या किया गया? अल्फा बीटा, अल्फा 1 बीटा 1 की पोजीशन चेंज कर दी गई। तो अब मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट बनाया जाए? देखते हैं। ये जो न्यूमरेटर है ये है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा 1, x माइनस बीटा 1। डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे इस बार हम लोग। ठीक है, इन लाइंस को हटाते हैं, थोड़ी अच्छी लाइंस लेकर आते हैं। ये है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखना किस तरह से यहीं पर हम लोग ग्राफ बना लेंगे। इस तरफ कर देते हैं एक्स एक्सिस को। एक और लाइन लेते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? अल्फा 1 आ रहा है, फिर बीटा 1 आ रहा है, यानी दोनों लाइंस जो नॉट डिफाइंड वाली हैं वो एक ही तरफ रह जाएंगी। ये आपकी अल्फा 1 वाली हो गई, ये बीटा 1 वाली हो गई। उसके बाद जो पॉइंट्स है ये हो गया हमारा अल्फा 1, ये हो गया बीटा 1, फिर आएगा अल्फा और फिर आएगा बीटा। ठीक है, तो इन दोनों पे तो फंक्शन 0 हो जाना है। इन्फिनिटी पे क्या होगा? 1 की तरफ ही जाएगा, ये baat पक्की है क्योंकि एक्सप्रेशन ही वही है, जनरल एक्सप्रेशन लेके बात की थी हमने। अब देखो अल्फा 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, अल्फा 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, तो या अल्फा 1 की ही बात करें अगर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्फा 1 माइनस अल्फा
अल्फा वन माइनस बीटा, इस वाले को मैं x माइनस अल्फा वन ही रहने दे रहा हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, और अल्फा वन माइनस बीटा। अब इनमें से पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। तो देखो अल्फा वन जो है वो सबसे छोटा है, तो अल्फा वन सबसे छोटा है, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। अल्फा वन माइनस अल्फा भी नेगेटिव, अल्फा वन माइनस बीटा भी नेगेटिव, अल्फा वन माइनस बीटा वन भी नेगेटिव। अगेन वी हैव 3 नेगेटिव्स विद अस एंड डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा वन। अब अल्फा वन से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और अल्फा वन से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इधर माइनस इन्फिनिटी पे किधर पहुंचते हैं हम लोग? 1 की तरफ। ये हो गया ग्राफ। बीटा वन पर आते हैं। अगर इसमें बीटा वन रखें तो बीटा वन माइनस अल्फा, बीटा वन माइनस बीटा, बीटा वन माइनस अल्फा वन, और इसको x माइनस बीटा वन ही रहने देता हूँ। अब बीटा वन जो है वो अल्फा से तो छोटा है तो ये नेगेटिव, बीटा वन बीटा से भी छोटा है तो ये भी नेगेटिव, ये दो तो नेगेटिव हो गए। बीटा वन और अल्फा वन, बीटा वन माइनस अल्फा वन अब पॉजिटिव हो जाएगा, तो दो ही नेगेटिव हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब बीटा वन से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और बीटा वन से थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, बीच में और कहीं ये कट कर नहीं सकता क्योंकि दो ही रूट पॉसिबल है, दोनों रूट वो ये रहे। इसका मतलब ये यहीं से आकर यहीं से लौट जाएगा। क्लियर है? यहीं से आएगा ग्राफ और यहीं लौट जाएगा। अल्फा वन से थोड़े से बड़े पर, अल्फा वन से थोड़े से छोटे पर देख लिया हमने, बड़े पर नेगेटिव है, छोटे पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इधर क्या होगा? यहाँ पर बीटा वन से थोड़े से बड़े पे क्या हो रहा है? प्लस इन्फिनिटी से आ रहा है, इन दोनों जगह इसको कट करना है और इसके बाद 1 की तरफ लौट जाना है। ये हो गया ग्राफ इस सेकंड कंडीशन में। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। क्वाड्रेटिक भाई, क्वाड्रेटिक का ग्राफ इतना इजी हो सकता है ये हमने नहीं सोचा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई है। fx हैज़ ए मैक्सिमा इन अल्फा वन बीटा वन। अल्फा वन बीटा वन में मैक्सिमा है, क्या है? बिल्कुल सही बात है। एंड ए मिनिमा इन अल्फा बीटा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, कितनी अच्छी बात हो गई। एफ एक्स हैज अ मिनिमा इन अल्फा वन बीटा वन, नो दिस इज मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। एंड मैक्सिमा इन अल्फा वन बीटा वन, नो इट इज मिनिमा। एफ डैश एक्स is greater than 0 wherever defined, f dash x is less than 0 wherever defined। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई जब जब डिफाइंड है ना f dash x तो हमेशा पॉजिटिव है। ऐसा थोड़ी ना है ग्राफ कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, f dash x अपना साइन चेंज करेगा, यानी कि कहीं पॉजिटिव होगा कहीं नेगेटिव होगा। क्या पता चला हमको कि केवल फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखो क्या कहा गया। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू 0 डू नॉट हैव रियल रूट्स। इस बार अल्फा बीटा अल्फा वन बीटा वन की बातें ही नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे रूट्स कैसे हो गए? इमेजिनरी हो गए। तो क्या होगा? अब ग्राफ कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। देखो चाहे हमारे पास रूट ना हो, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि इन्फिनिटी पे नेचर कैसी होगी। ये हो गई हमारी रियल एक्सिस, दूसरे कलर में बनाते हैं। ये है हमारी रियल एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच गया था मैं, वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ऊपर वाले के भी कोई रूट नहीं है, नीचे वाले के भी कोई रूट नहीं है, इसके रूट्स भी इमेजनरी हैं, इसके रूट्स भी इमेजनरी हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, रूट्स इमेजनरी है, ग्राफ हमेशा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का मतलब क्या होता है कि फंक्शन हमेशा कैसी वैल्यू लेगा? पॉजिटिव वैल्यू लेगा, यानी कि न्यूमरेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो रेशियो भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। इन्फिनिटी पे क्या नेचर है भाई? प्लस इन्फिनिटी पर और माइनस इन्फिनिटी पर
ग्राफ किस तरफ अप्रोच करेगा, तो वो 1 की तरफ ही करेगा, कुछ अंतर थोड़ी ना आया उसको, इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता देखो रूट से या नहीं है, वो तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, 1/1 मिलेगा, इधर भी 1 पे जा रहे हैं, इधर भी 1 पे जा रहे हैं। अब हमने पिछले 2 केसेस में देखा कि एक बार ये 1 से थोड़ा सा बड़ा रखा था मैंने, इस तरफ 1 से थोड़ा सा छोटा रखा था। अगर माइनस इन्फिनिटी पे 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो प्लस इन्फिनिटी पे 1 से थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पर और पिछले ग्राफ में देखें तो माइनस इन्फिनिटी पे 1 से बड़ा था, प्लस इन्फिनिटी पे 1 से छोटा था, यानी कि ये दोनों जो है ना, एक 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है तो एक 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। वो इस तरह से भी समझ सकते हैं हम लोग कि अगर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करूंगा तो b/x प्लस c/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई b1/x c1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बार प्लस इन्फिनिटी रखेंगे, एक बार माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, चलो एक्स स्क्वायर को तो भूल जाओ, ये तो सेम चीजें करने वाला है। प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो 1 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस समथिंग मिलेगा। यहाँ पर जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 माइनस समथिंग डिवाइडेड बाई 1 माइनस समथिंग मिलेगा। तो दोनों जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, एक बार चीजें जुड़ रही हैं, एक बार घट रही हैं। या ये समझ लो कि यहाँ पर जितना वैल्यू ऐड होगा प्लस इन्फिनिटी के केस में उतना ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा माइनस इन्फिनिटी के केस में। ये जो वैल्यू है ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, b/x व्हेन x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, b/x व्हेन x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी, इसको टेंडिंग टू जीरो बोलते हैं, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होती है। 1 प्लस कोई बहुत छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस अगेन बहुत छोटी वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू हम लोग बोल देते हैं 1, लेकिन एक्चुअली में 1 कभी होता नहीं है। तो जो भी हो, या तो इस साइड 1 से बड़ा होगा या इस साइड 1 से बड़ा होगा। मान लेते हैं इसी तरफ 1 से बड़ा है, यानी माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ किस तरफ जा रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है, 1 से बड़ा है। अगर ऐसा है तो इस तरफ जो है वो छोटा मिलेगा। चाहो तो आप कुछ नंबर्स लेके भी चेक कर सकते हैं। अब देखो, इधर ग्राफ 1 से थोड़ा सा बड़ा है, इधर ग्राफ 1 से थोड़ा सा छोटा है, अप्रोचिंग 1 है। ये कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं है भाई, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सीधी की सीधी लाइन हो, कहीं तो ये बढ़ेगा घटेगा ही, कुछ ना कुछ वैल्यू तो ये लेगा ही। इसको हम लोग अगर देखें तो जीरो पर कुछ वैल्यू c/c1 भी मिलेगी, कहीं भी हो सकती है, वो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, ऐसा होगा ना। इसका मतलब ग्राफ कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, रहेगा पॉजिटिव ही। फिर से बनाते हैं, कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, रहेगा पॉजिटिव ही। क्या मैं कह रहा हूं कि ये एक बार इस लाइन को वापस से कट करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर b1x प्लस c1 इज इक्वल टू, अगर मैं 1 करूं, इसको इस तरफ ले जाएं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, bx प्लस सी इक्वल टू b1x प्लस c1, b माइनस b1x इज इक्वल टू c1 माइनस सी, यानी x की क्या वैल्यू आ गई, ध्यान देना, माइनस इन्फिनिटी पे 1 की तरफ जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे 1 की तरफ जा रहे हैं, बीच में एक और वैल्यू है जिस पर ये 1 हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बड़ा होगा फिर घटा होगा। आइदर ये पॉसिबिलिटी है और एक और पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इधर वैल्यू कम रही हो, ये घटा हो, फिर बढ़ के इस तरह से चला गया। या तो ये वाइट वाला ग्राफ होगा या फिर ये ग्रीन वाला ग्राफ होगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे 1 की तरफ अप्रोच करेगा। एक बार हो सकता है इन्फिनिटी पे अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी पे 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, और माइनस इन्फिनिटी पे 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो इन्फिनिटी पे 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। ये बातें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, एक बार बीच में भी कहीं पर ये y इक्वल टू दिस x इक्वल टू 1 लाइन को, सॉरी y इक्वल टू 1 लाइन को कट करेगा, यानी कि दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये बढ़ के घटा है या फिर पहले घटा है और फिर बढ़ा है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस पर, f डैश x इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर ये वाइट वाला ग्राफ है तो ये बढ़ के घटा है,
इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हुआ होगा जब ये पैरेलल टेंजेंट मिलेगी हमको। समझ रहे हो इस बात को? ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। मैक्सिमा मिनिमा पे एफ डैश एक्स 0 होते हैं, दोनों चीज़ें डिस्टिंक्ट होंगी, दूर दूर होंगी। सिमिलरली अगर ग्रीन वाला ग्राफ होगा तो भी ऐसा होगा ही, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड, एफ डैश एक्स एज रियल एंड इक्वल। इक्वल नहीं पॉसिबल है। इक्वल अगर होगा इसका मतलब ये सीधी की सीधी लाइन हो जाएगी, जो संभव नहीं है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एज इमेजिनरी रूट्स, नो, देयर विल बी सम पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स विल बी 0 एंड दोज पॉइंट्स विल बी रियल. Nothing can be said. Obviously we can say something, and that is that there will be 2 points where f dash x will be equal to 0. बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं, देखें, सॉल्व करें, खुद से ग्राफ बनाएं तो क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन का। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब पिछले वाले से ही रिलेट करवा दिया इन्होंने। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स। तो देखो फिर से मैं समझाता हूं आपको कि अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी हमको, है ना। ध्यान से सुनना। अब चाहे आप जाएं इन्फिनिटी की तरफ या आप जाएं माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये एक्स स्क्वायर तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। ये दोनों चीज़ें तो सेम रहने वाली हैं। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मैं केवल इतना पार्ट कंसीडर करता हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये डिफरेंट है। यहाँ B1 C1 लिखना चाहिए और यहाँ पर अब ये B और B1 का जो साइन है वो तो सेम ही रहने वाला है दोनों केस में। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर प्लस ले लोगे नीचे माइनस ले लोगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, एक केस कंसीडर करते हैं कि B1 भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहाँ पर जब हम लोग प्लस इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, मान लो कि ये डिवाइड करने के बाद आ गया 0.1, ठीक है, इतना बड़ा ले लिया हमने, और ये आ रहा है 0.2, तो ये बनेगा 1.1 डिवाइडेड बाई 1.2। सेम चीज़ यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, ये हो रहा होगा 0.9 बाई 0.8। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं कि ये क्वांटिटी जो है वो 1 से छोटी हो रही है और ये क्वांटिटी 1 से बड़ी हो रही है। दिस इज लेसर देन 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो अगर लेस देन 1 मिल रहा है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ये हमने एक केस लिया जब दोनों पॉजिटिव थे। ऐसे अलग अलग केस लेके आप समझ सकते हो। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये रिवर्स सिनारियो हो जाएगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एक तरफ 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो दूसरी तरफ 1 से थोड़ा सा छोटा मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे 1 से थोड़े से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, 1 से थोड़े से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। आंसर 0 हो जाएगा, चाहे इधर ले लो या इधर ले लो। इन्फिनिटी पर ये अगर y इक्वल टू 1 लाइन है तो या इधर माइनस इन्फिनिटी पर अगर 1 से बड़ा है तो प्लस इन्फिनिटी पे 1 से छोटा होगा। फिर से बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी पे अगर 1 से छोटा है तो प्लस इन्फिनिटी पे 1 से बड़ा होगा। दोनों केस में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन जाएगा, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 0। समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। या याद कर लो, क्या याद करने को बोल रहा हूँ कि अगर इन्फिनिटी पे 1 से छोटा है, माइनस इन्फिनिटी पे 1 से बड़ा होगा। देखो याद करना खराब चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ ऑलवेज ट्रू है तो उसको याद किया जा सकता है, ठीक है। रटना और याद रखना अलग अलग चीज़ है। रटने में दिमाग नहीं लगाते हैं, याद रखने में दिमाग लगाना पड़ता है। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन का इन द लास्ट प्रॉब्लम। चलो फिर से पीछे आ गए। इफ B इज ग्रेटर देन B1, अगर B B1 से बड़ा है तो इनमें से क्या चीज ट्रू है? देखो इसको समझो। तो देखो सेम मेथड यूज कर लेते हैं। हमको क्या करना है, ग्राफ कैसा है ये पता करना है। अब इन्फिनिटी पे नेचर पता करते हैं। लास्ट क्वेश्चन से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब रूट्स जो हैं वो अभी भी इमेजिनरी हैं।
एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की मैं बातें अगर करूं, अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की बातें करें तो वही चीज़ करते हैं, b बाई एक्स। c वाली चीज़ों को मैंने इग्नोर कर दिया है, c बाई एक्स स्क्वायर और c1 बाई एक्स स्क्वायर बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगी। इसको समझते हैं कि ये वैल्यू किस तरफ जा रही है। अगर ये दिया हुआ है हमको कि b माइनस बी वन जो ग्रेटर देन जीरो है, b माइनस बी वन दिया हुआ है तो b माइनस बी वन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ मैं, नीचे क्या है b1 है ना, तो 1 प्लस बी वन बाई एक्स प्लस b बाई एक्स माइनस बी वन बाई एक्स, बी वन बाई एक्स को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या किया जाए आगे, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको और इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होके 1 हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिख देता हूं मैं, b माइनस बी वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी वन बाई एक्स। अब ध्यान से समझना, ये है 1 प्लस एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं मैं। अब ये b माइनस बी वन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, यानी न्यूमरेटर पूरा पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस समथिंग। अब ये समथिंग b1 अपॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब ये चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कितना ही हो जाएगा, ये जो भी होगा प्लस माइनस 0.0000, पता नहीं कितनी छोटी वैल्यू हमको मिलने वाली है। तो 1 में ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, रहेगा तो पॉजिटिव ही। ऊपर जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, 1 प्लस ये चीज़ की जा रही है, यानी कि ये जो लिमिट है एक्चुअली में ये कैसी है, 1 प्लस है, ये जो वैल्यू है ये 1 से थोड़ी सी बड़ी है। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इन्फिनिटी वाला ग्राफ बनाओगे ना, देखो ये लाइन ले लेते हैं, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और यहाँ बना दी वाई एक्सिस, तुरंत से एक लाइन लेते हैं हम लोग y इक्वल टू 1 वाली। अभी अभी हमने क्या देखा कि इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 से छोटी होगी। दोनों रूट न्यूमरेटर के भी इमेजनरी है, डिनोमिनेटर का इमेजनरी है। ग्राफ कैसा कुछ रहने वाला है, ऐसा नीचे जाएगा फिर बढ़ेगा। पहले क्या मिला, मिनिमा, बाद में क्या मिला, मैक्सिमा, यही पूछा गया है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा इज ग्रेटर देन, तो ये गलत बात हो गई, पहले मिनिमा मिल रहा है। इट ऑल्सो डिपेंड, नो सी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करोगे बहुत बड़ी क्वांटिटी, यहाँ पर आगे तो थोड़ा सा जोड़ घटा दें तो वो इससे बहुत छोटा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डजेंट डिपेंड ऑन c एंड c1, नथिंग कैन बी सेट, तो खत्म हो ही गया। समझ में आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, मजा आ गया। देखो इसमें हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ग्राफ कैसा होगा, रूट्स इमेजनरी हैं तो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, और इन्फिनिटी पर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक की नेचर कैसी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स मॉड ऑफ कॉस एक्स और दिस शुड बी बी टाइम्स मॉड ऑफ साइन एक्स, और क्या दिया हुआ है, ए बी जो है वो रियल नंबर है, हैज़ अ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 एंड सेटिस्फाई दिस रिलेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड हेंस फाइंड बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और एक बार सॉल्व करो। देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की बातें की जा रही है, तो इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। मॉड है कॉस एक्स साइन एक्स पर, तो एक केस लेते हैं 0 टू पाई बाई 2 और एक केस लेते हैं माइनस पाई बाई 2 टू 0। इक्वलिटी कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पहला भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। सेकंड ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है लेकिन साइन जो है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या कहा जा रहा है, लोकल मिनिमम -π/3 पर है। तो -π/3 पर है तो इस -π/3 वाले इंटरवल को समझते हैं इन x बिलोंगिंग टू -π/2 टू 0। क्या हो जाएगा, a sin x माइनस b cos x, और f"x भी लिख लेते हैं, -a cos x प्लस b sin x। अब क्या कहा गया है हमसे, -π/3 पर मिनिमा है, यानी कि f' ऑफ -π/3 कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रख देते हैं तो क्या मिलेगा, -a√3/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ से हमें क्या पता चला, a√3 इज इक्वल टू b। -π/3 रखना था तो ये प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ -π/3 -√3/2 होगा, और यहाँ से हमें मिलेगा a√3 इज इक्वल टू b। अभी करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा। तो ये मिनिमा है, मतलब f" -π/3 जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये फिर से a/2 हो गया और ये हो जाएगा -b√3/2। तो यहाँ से f"π/3 जो है वो कितना मिल रहा है हमको, f" -π/3 इज, b की जगह लिख देते हैं a√3, तो ये हो जाएगा -a प्लस, b की जगह a√3 लिख दें तो 3a डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -2a। अब ये कैसा होना चाहिए, ये है मिनिमा, तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है, इससे हमें क्या बात पता चली कि a मस्ट बी नेगेटिव, और a अगर नेगेटिव है इससे हमें क्या बात पता चली कि b भी नेगेटिव होना चाहिए। इन्हें दो चीज़ें तो क्लियर हो गई कि जो भी आंसर आएगा वो a और b का नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, तभी जो क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन है वो फुलफिल होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इस इक्वेशन को पकड़ते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है हमको, -π/2 टू π/2 f(x) होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे पूरा -π/2 से π/2 कवर कर रहे हैं ये, तो हमें दो टुकड़े यहाँ करने पड़ेंगे। पहला टुकड़ा होगा -π/2 से 0 f(x) होल स्क्वायर dx, प्लस सेकेंड जो पार्ट होगा वो होगा 0 टू π/2 f(x) होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब -π/2 से 0 में जो f(x) है वो क्या है, सॉरी वो है a cos x प्लस b sin x। a cos x प्लस b sin x होल स्क्वायर -π/2 से 0। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया है, 0 से π/2, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया हमने, -π/2 से 0 में a cos x माइनस b sin x है, यहाँ पर a cos x माइनस b sin x आएगा, और 0 से π/2 में दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस 2ab कॉस x साइन x dx, -π/2 से 0 में, प्लस
जीरो से पाई बाई टू में भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, ए कॉस स्क्वायर एक्स बी साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो से पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू से जीरो, दोनों को क्लब कर देंगे। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स जीरो से पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से जीरो, दोनों को क्लब कर देंगे। क्या मिल जाएगा? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये जो दूसरा वाला है इसमें टू साइन एक्स कॉस एक्स को साइन टू एक्स लिख देते हैं, तो ए बी आ गया बाहर, माइनस पाई बाई टू से जीरो और साइन टू एक्स, और प्लस इसमें भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा, इस बार जीरो से पाई बाई टू, ए बी बाहर, साइन टू एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये सब किसके बराबर है? टू 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 एंड टू। अब उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए? इसको लिख देते हैं वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। एक स्लाइड ऐड कर देते हैं तुरंत से, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ए स्क्वायर बाई टू वन प्लस कॉस टू एक्स बी स्क्वायर बाई टू वन माइनस साइन टू एक्स। ठीक है, और उस बचे हुए पार्ट को तो अब इंटीग्रेट करना चालू कर देते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, साइन टू एक्स क्या इंटीग्रेशन हो जाता है? कॉस टू एक्स बाई टू माइनस पाई बाई टू से जीरो प्लस ए बी कॉस टू एक्स बाई टू जीरो टू पाई बाई टू। ठीक है, इसको अलग से कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू अलग हो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में डी एक्स। और क्या बचा? ए स्क्वायर बाई टू कॉस टू एक्स, अच्छा यहाँ पर भी कॉस टू एक्स होगा ये, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। ठीक है, छापना नहीं है, समझते हुए करना है। देखो अब cos 2x कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इधर आते हैं, लिमिट रखते हैं, क्या मिलेगा? जीरो रखोगे तो cos जीरो इज़ वन, बाई टू को बाहर ले लेते हैं, माइनस पाई बाई टू माइनस 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 वन प्लस ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर से टू बाहर ले लेते हैं, कॉस पाई माइनस वन और जीरो रखेंगे तो माइनस वन, दिस ऑल इज इक्वल टू टू। ठीक है, इधर वाली चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दें। क्या ये कितना हो गया? टू 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 से कैंसिल, माइनस ए बी माइनस टू, फिर से कैंसिल, माइनस टू ए बी यहाँ पर मिल गया है हमको। उधर वाली चीज़ों को देखते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर, पाई बाई टू पाई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? माइनस साइन टू एक्स बाई टू, सॉरी प्लस साइन टू एक्स बाई टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, पाई बाई टू रखेंगे जीरो, माइनस पाई बाई टू रखोगे जीरो, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू इंटू पाई माइनस टू ए बी इज इक्वल टू टू। क्लियर है? यहाँ पर ये क्या था? साइन टू एक्स था, तो साइन टू एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस टू एक्स होता है, तो यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे प्लस टू ए बी, ना कि माइनस टू ए बी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन, ए और बी में एक रिलेशन और है हमारे पास, क्या है वो? ये रहा, b इक्वल टू ए रूट थ्री। इसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू
थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 2ab इक्वल टू 2 और b इक्वल टू a√3। अब b इक्वल टू a√3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बाई 2, b इक्वल टू a√3 इक्वल टू 2, तो ये हो गया 4/2 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर √3 बाई 2, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3। अच्छा, एक पाई भी हुआ करता था यहाँ पर, तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/पाई प्लस √3, तो a हो जाएगा प्लस, क्योंकि सॉरी माइनस, a और b नेगेटिव है, ये बात हमने थोड़ी देर पहले ही की है, माइनस √ऑफ पाई प्लस √3, और b हो जाएगा इसके साथ √3 मल्टीप्लाई कर दें पाई प्लस √3। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। b/a की बातें की जाएं अगर, तो वो हो जाएगा √3। हालांकि b/a √3 तो हमें सीधा यहीं से पहले ही मिल गया था, लेकिन हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी बतानी थी क्वेश्चन में, इसीलिए हमने पूरा सॉल्व किया, नहीं तो क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो जाता। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। क्लियर है? समझ में आया क्या किया हमने? सबसे पहले तो जो इक्वेशन, जो चीज़ें दी हुई थी कि -π/3 पर मिनिमा है, उसका यूज़ करते हुए a और b में एक रिलेशन निकाला। मिनिमा है तो डबल डैश x पॉजिटिव होना चाहिए, उससे साइन पता किया, और उसके बाद तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, एक कैलकुलेटिव सा इंटीग्रेशन था जिसको हमने सॉल्व करके a और b की वैल्यू पता कर ली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये था हमारा AOD का लास्ट लेक्चर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 3 लेक्चर में हमने इसको कवर किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको भी देख लें, सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, खुद से प्रैक्टिस करें, एक टेस्ट की तरह दें कितने टाइम में हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में, अगली क्लास में हम लोग लेकर आएंगे इनके नेक्स्ट चैप्टर्स, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।